ईडी द्वारा जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं उनकी जमानत के लिए क्या प्रावधान होते हैं? तो इसमें बीच में एक महत्वपूर्ण डिसीजन आया था नवंबर 2017 में, निकेश ताराचंद शाह। तो इसमें ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो बेल की ट्विन कंडीशंस हैं एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, क्योंकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उनको वायलेट करती हैं जी। और ये स्टेट के कंपेलिंग इंटरेस्ट हो, जैसे कोई भारत सरकार के खिलाफ किसी ने टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह में इन्वॉल्व हो या ड्रग ट्रैफिकिंग का बहुत सीरियस किसी ने ऑफेंस किया हो, तो स्टेट का कंपेलिंग इंटरेस्ट हो, वहाँ इस तरह के गंभीर ये इस तरह की शर्तें लगाई जा सकती हैं। नॉर्मल तौर पे ये लिबर्टी का जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है गारंटी दी गई उसको ये वायलेट करता है, तो उन्होंने ट्विन कंडीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने ये इसमें डिपार्टमेंट ने एक इसमें पीएमएलए में सेक्शन 45 में एक अमेंडमेंट कर दिया अप्रैल 2018 में, और उस अमेंडमेंट में उन्होंने एक लाइन चेंज कर दी जो ग्रुप ए के और 3 साल से अधिक अपराधों के बारे में था, उसको हटा के उन्होंने कहा एनी वायलेशन अंडर दिस एक्ट। तो वो एक चेंज करने के बाद दोबारा फिर ये हुआ कि ये ट्विन कंडीशंस दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या नहीं है। तो इसमें 1 जुलाई 2022 में एक विजय मदन लाल चौधरी का एक जजमेंट आया जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में डिस्कस किया कि भाई ये आज की डेट में ट्विन कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या नहीं है, चूँकि निकेश ताराचंद साहब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। तो फिर ये विजय मदन लाल चौधरी वाले जजमेंट में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद चूँकि पार्लियामेंट ने अगर कोई गलती थी उसको क्योर कर दिया, उसको उस दोष को दूर कर दिया गया है, तो इसलिए दोबारा से वो ये जो कंडीशंस हैं, दोबारा शर्तें दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई हैं, दोबारा से वैलिड हो गई हैं, तो दोबारा से लागू होंगी। तो उसके बाद ये शर्तें दोबारा लागू हो गई हैं, तो इस वजह से बेल मिलने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। इसमें 2-3 एक्सेप्शन थे। इसमें एक रितु छावड़िया का एक जजमेंट आया था डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में। सेक्शन 167 के अंतर्गत सीआरपीसी के अंतर्गत जो चार्जशीट फाइल करती है कोई भी एजेंसी, तो चार्जशीट फाइल करने का जैसे समय दिया गया है वो 60 दिन या 90 दिन होता है। अगर जैसे 7 साल या उससे कम की सज़ा है तो 60 दिन के अंदर उसको चार्जशीट उस एजेंसी को फाइल करनी पड़ती है, और अगर 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो उसको चार्जशीट फाइल करने के लिए 90 दिन का समय दिया जाता है। तो इसमें रितु छावड़िया वाले जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये निर्धारित समय के अंदर वो एजेंसी ने चार्जशीट अगर फाइल नहीं कर पाई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो फिर ये डिफ़ॉल्ट बेल उस आदमी को हाई कोर्ट दे सकता है। ये इन्होंने जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये अप्रैल 2023 में। लेकिन उस समय फिर इन्होंने डिपार्टमेंट ने फिर अपील किए, तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट की बिगर बेंच ने इसको मई 2023 में ही इसको स्टे कर दिया। तो जजमेंट अभी ये लागू नहीं है डिफ़ॉल्ट बेल वाला, क्योंकि उस समय कोर्ट ने रितु छावड़िया में कहा था कि ज़्यादातर एजेंसी क्या है कि 60 दिन या 90 दिन में फाइल कर देती है चार्जशीट, और ये कह देती है कि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और हम बाद में फिर हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करेंगे। तो इस तरह से बाईपास कर रहे थे ये डिफ़ॉल्ट बेल वाले कंडीशन को। लेकिन एनीवे उस जजमेंट को अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, तो ये ट्विन कंडीशन एज इट इज़ है। इनमें एक और एक अत्यंत अच्छा प्रावधान है 436A के अंतर्गत। 436A 2006 से लागू हुआ। वो ये कहता है कि अगर किसी अपराध में उस अपराध को छोड़ दें जिसकी सजा फांसी हो सकती है, उन अपराधों को छोड़ दें, तो बाकी अपराधों में जो मैक्सिमम सजा किसी अपराध के लिए है, मान लीजिए किसी अपराध की जैसे मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस में मैक्सिमम सजा 7 वर्ष की होती है जी। तो जिन अपराधों की मैक्सिमम सजा जितनी होती है, अगर उसका आधा सजा उस व्यक्ति ने जेल में ऑलरेडी काट ली है, अच्छा, जैसे 7 साल की सजा है, 3.5 वर्ष उसको ऑलरेडी जेल में हो गए हैं, तो अगर आधी सजा उसको हो गई है तो उसके बाद उसको सेक्शन 436A के अंतर्गत हाईकोर्ट उसको बेल देने का अधिकार है। फिर वो आदमी बेल उसको ऑटोमेटिकली वो अप्लाई करेगा तो मिल जाएगी। तो इसमें विजय मदन लाल चौधरी ने 436A वाला ये भी देखा, और उन्होंने कहा कि ये चूँकि पीएमएलए 2002 में आया था और ये 436A 2006 से आया, बाद में आया है, तो ये सुपरसीड करेगा और ये इसको माना जाएगा। तो ये अगर किसी अपराधी ने करीब आधा समय अपना जेल का जो मैक्सिमम सेंटेंस हो सकता है जेल में निकाल दिया है, तो उसको 436A के तहत बेल पाने का अधिकार है। अभी कुछ अच्छे जजमेंट इन द सेंस बेल मिली है जिसमें लोगों को। उसके पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन ये प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी करते हैं, और उस समय इन्वेस्टिगेशन में अगर वो एक्यूज है कोऑपरेट करे, संदिग्ध कोऑपरेट करे, और उस समय उसको अरेस्ट नहीं किया गया हो, तो उसके बाद जब ये कोर्ट में अपना चार्जशीट या कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो उस समय जब कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेती है ऑफेंस का, तो उस समय ऑटोमेटिकली जनरली बेल पाने का अधिकार होगा। उस समय फिर ये प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी ये नहीं कह सकते कि इसको बेल ना दी जाए,
क्योंकि कोर्ट का ये कहना है कि अगर आपको अरेस्ट करना था तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी आप अरेस्ट कर सकते थे, आपने तब अरेस्ट नहीं किया और अब इसका प्रोसिक्यूशन ने चार्जशीट आपने कर दी, तो उस समय जनरली ऑटोमेटिकली उसको बेल मिल जाती है अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। अच्छा, अब इसमें अभी पिछले करीब 3-4 महीनों में कुछ अच्छे डिसीजंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, खासकर जो दिल्ली एक्साइज वाला स्कैम हुआ था इसके बारे में, जैसे केजरीवाल जी को, सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को, इन सबको बेल देते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कंसीडर किया कि साहब ये आर्टिकल 21 जो है पर्सनल लिबर्टी के बारे में है, तो अगर कोई अनड्यू डिले हो रहा है किसी ट्रायल में और उस अनड्यू डिले होने के लिए वो संदिग्ध या वो अभियुक्त जिम्मेदार नहीं है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग में मान लीजिए कि ट्रायल होने में डिले हो रहा है और उस ट्रायल के लिए उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, उसकी वजह से डिले नहीं हो रहा है और ट्रायल जल्दी खत्म होने के आसार नहीं लग रहे हैं। मान लीजिए 6 महीने 1 साल हो गया और ऑलरेडी उसमें 100 या 200 विटनेस प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने डाले हुए हैं, तो उन सारे विटनेस को एग्जामिन करना, क्रॉस एग्जामिन करना और सारे एविडेंस को कॉग्निजेंस लेना और उनको एग्जिबिट करना और सारे ये होना, सारी प्रक्रिया में ट्रायल में वर्षों लग जाते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उसमें इस तरह के केसेस में 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष भी निकल जाते हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि अगर अभियुक्त की वजह से अनड्यू डिले नहीं है, जो डिले हो रहा है अभियुक्त की वजह से नहीं है और ऑलरेडी कुछ समय वो जेल में निकाल चुका है, किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 1.5 साल हो गया और जल्दी ट्रायल खत्म होने के कोई आसार नहीं लग रहे हैं, तो ऐसे जगह उन्होंने बोला कि ये जो आर्टिकल 21 है ये इसको वायलेट नहीं कर सकते, ये सुपरसीड करेगा ट्विन कंडीशंस को। ट्विन कंडीशंस के ऊपर ये आर्टिकल 21 जो पर्सनल लिबर्टी देता, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये प्रिवेल करेगा और ऐसे कंडीशंस में, ऐसे केसेस में उसको अभियुक्त को बेल दी जानी चाहिए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है। इसमें जो बेल देते हैं, बेल देते समय स्पेशल कोर्ट जो बेल देते समय, कोई भी कोर्ट है उसको ये प्रोसिक्यूशन को, ये ऑनरेबल कोर्ट को ये मतलब प्रोसिक्यूशन को प्रूव नहीं करना कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसने गिल्टी है ना, मतलब कि कोई शक नहीं है कि उसने अपराध किया है, उनको प्राइमा फेसाई ही बताना है कि हाँ इस आदमी ने अपराध किया। इसी तरह से जो डिफेंस है उसको भी अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करना, इनोसेंस जो है उसकी कि ये आदमी बिल्कुल निर्दोष है, उसकी इनोसेंस को बिल्कुल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो उस समय जज साहब को सिर्फ प्राइमा फेसाई देखना होता है, जो भी अवेलेबल एविडेंस है उसके आधार पे कि इस आदमी ने अपराध किया है नहीं किया है, तो उसके आधार पे ऑनरेबल जज के कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑनरेबल जज जो है डिसाइड कर सकते हैं बेल के बारे में। तो हम आशा करेंगे कि जहाँ भी इस तरह का डिले हो रहा है, प्रोसिक्यूशन में डिले हो रहा है, ट्रायल में डिले हो रहा है, तो वहाँ कम से कम जो अभियुक्त को, किसी को 6 महीने, किसी को साल, 1.5 साल हुए हैं, तो मुझे आशा है कि आगे भविष्य में जो स्पेशल कोर्ट वगैरह भी इनको फॉलो करते हुए ऐसे अभियुक्तों को शायद मुझे लग रहा है कि जमानत मिलेगी, ऐसा मुझे आशा है। सर, लग ही नहीं रहा है कि अब कानून जानना इतना मुश्किल है, इसे तो आम इंसान भी बहुत आसानी से जान सकता है और अपने कानून से जुड़े समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने इतना कीमती समय हमारे शो को दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं और फिर दोबारा आपसे मिलेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक जागरूक रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।